नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज का टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स से होगा हमारा, पहले उसमें संख्या पद्धति है, जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम अंग्रेजी में। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं आपके, जो भी एग्ज़ाम आपका अभी हाल फिलहाल में हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम का कितना बड़ा रोल था। और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको उतना ही, जितना अभी आपने देखा है वैसे ही रोल फिर आगे एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को इतना ज़बरदस्त कर लीजिए, इतना अभ्यस्त हो जाइए। नंबर सिस्टम या फिर कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर को हम लेकर आएंगे आपके समक्ष मैथमेटिक्स से संबंधित। लेकिन अभी जो चल रहा है नंबर सिस्टम पे, ऐसे आप अपना कमान कसिए कि लक्ष्य भेदने में आपको पूर्णतः 100% अगर नंबर सिस्टम आ रहा है तो उसमें अपना योगदान 100% आपको सफलता का लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका ये हेल्पफुल होगा वीडियो। इसी के उम्मीद के साथ हम आप लोगों के समक्ष आए हैं और आपको बताते चलें कि आप लोग कभी भी दुखी मत होइएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ एक मोटिवेशनल कोट के लेते हुए हम आप लोगों के समक्ष आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये मोटिवेशनल आपके लिए नहीं, बोलने से मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है। तो इसको लेकर फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। कहते हैं, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना। लाख दलदल हो, प्यारे साथियों ध्यान से सुनेगा, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। और कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखना। प्यारे मित्रों, हम लोगों को विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को देखो, विद्यार्थिना कुतो सुखम और सुखार्थिना कुतो विद्या। विद्यार्थियों को सुख कहाँ और सुखार्थियों को विद्या कहाँ। कुछ समय के लिए जो विद्यार्थी जीवन में अगर आप हैं तो आपको कुछ समय के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप विद्या को ग्रहण कर रहे हैं आपके सामने विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी, लेकिन ये कुछ समय के लिए रहेगा। और अगर आप अभी से विद्यार्थी जीवन में ही सुख प्राप्त कर रहे हैं तो आप वो सुख बहुत समय के लिए नहीं होगा, कुछ ही समय के लिए होगा, फिर आपको वो रोड पे ला देगा। इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इसी शुभकामना के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको मोटिवेट होने के लिए आपको एक ऐसे आपको मोटिवेशनल लाएंगे कि आपको अच्छा लगेगा और आप मोटिवेट होंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, जैसा कि नाम से आप कोई इस बात से और नाम से ही आपको इसका अर्थ का अनुभव होता होगा कि संख्या पद्धति मतलब संख्याओं से संबंधित बेसिक जानकारी, जहाँ से हमारा गणित की संख्याएं, जहाँ से उत्पत्ति हुई है गणित की, इन संख्याओं से विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं, उसको हम अभी आज जानेंगे। और उसके बाद हम इसके विभिन्न प्रकार के जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो आज हम आते हैं संख्या पद्धति की परिभाषा पे पहले आएंगे। संख्या पद्धति उसे कहते हैं कि गणित की उत्पत्ति संख्याओं से हुई है। संख्या के अंतर्गत ही हम विभिन्न प्रकार के अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए इन संख्याओं का बहुत ही सहायता लेते हैं। तो उस पद्धति में अगर देखा जाए तो संख्या पद्धति उसका नाम दिया गया है। और प्यारे मित्रों, अब चलते हैं कि संख्या पद्धति में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पहला नंबर पे हम लेंगे भाई प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत अगर देखा जाए प्राकृतिक संख्या की उत्पत्ति या फिर प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो है आपका वो सारी संख्याएं जो प्रारंभिक बिंदु जिसका 1 हो, 1, 2, 5, 6, 7 ऐसे ही आगे विभिन्न अनंत संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, वो क्या हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। अनंत संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। इसका आदि नहीं होता, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं हम पूर्ण संख्या पे, दूसरे नंबर पे लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या के विषय में अब ध्यान से आप समझिएगा। पूर्ण संख्या के विषय में आपसे पूछा जाता है तो पूर्ण संख्या की को 0 और बाकी सारी प्राकृतिक संख्याओं को इसमें शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे क्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही ये भी विभिन्न प्रकार की संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं हो सकती हैं, ठीक। तो क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब हम अभी आपको बताएंगे कि ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं जिससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं हमारे एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं उसको उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं इसके अंतर्गत कैसे सवाल आते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। इससे बनने वाले प्रश्न आपको बता दें, आपको दे देगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप लिखोगे 1 और उसके बाद और पूछेगा, जैसे 1 अंक की संख्या पूछेगा तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे 1 अंक की संख्या पूछा जाएगा तो भी आपको बताना पड़ेगा यही चीज़। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो अगर सबसे छोटी पूछेगा तो 1 बताना है और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 बताना है। अगर आपसे पूछ लेगा कि 1 अंक की, तो उसमें एक कन्फ्यूजन नहीं रखना, एक अंक का ही संख्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ही नंबर है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 हो जाएगी और 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। अगर आपसे 1 से अधिक पूछ ले, जैसे पूछ ले 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बताओगे 4 अंक होने चाहिए। तो हमने देखा अभी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है और प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। अब उसके बाद 4 अंक बोला है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1, 2, 3, मतलब जितने का पूछा है, जितने अंक का आपसे बोलेगा कि 4 अंक का ज्ञात करिए तो 1 लिखने के बाद 3 जीरो बढ़ाएंगे। अगर 5 अंक का पूछेगा तो 0 1 जितने अंक का पूछेगा उसमें से 1 अंक कम करके 0 बढ़ाएंगे। जैसे 5 अंक का पूछेगा तो 4 जीरो बढ़ाएंगे। 9 अंक का पूछेगा तो उसमें क्या बढ़ाएंगे, 8 जीरो बढ़ाएंगे, 9 में से 1 कम करके और 1 लिखने के बाद, ठीक है। ये छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसे करते हैं। छोटी संख्या ये हो गई। अब बात करते हैं बड़ी संख्या पे। ये छोटी संख्या के लिए, अब बड़ी संख्या जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि यहाँ ले लेते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताओगे कि जितनी संख्या का पूछेगा उतने बार 4 लिख दोगे, 4 टाइम्स 9 लिख देंगे, यानी 9999। ये हमारा क्या हो जाएगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिक सवाल में आएगा आपको कि इतने इससे बनने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, या ऐसे सवाल देगा विभिन्न प्रकार का। तो अब आते हैं इन दोनों को इंक्लूड करके जो सवाल अब बनता है, दोनों को मिलाकर कैसे बनता है, अब ध्यान दीजिएगा।
अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताइएगा कि ये प्राकृतिक संख्या ऊपर हमने लिखा है, नीचे लिखा है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को हमने लिखा है 1 से इसका प्रारंभिक बिंदु है, जबकि पूर्ण संख्या का किससे प्रारंभिक बिंदु है, 0 से। अब यहाँ पे बात ये असमंजस में पड़ जाते हैं हम लोग कि ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को लेकर 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा में आते ही हैं और बहुत सारे परीक्षाओं में आए हैं। तो ऐसी किसी भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से आने वाले हैं। तो देखिएगा परीक्षा की दृष्टि में कौन कौन सा ध्यान रखना होगा, ध्यान से अब इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस करिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा आपसे, ऐसे दोनों को इंक्लूड करके बोला जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो उस समय आपका जवाब क्या होगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? दूसरा प्रश्न ये होगा आपका। अब इसमें आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या को ऐसे लिखा है, पूर्ण संख्या को हमने इस तरह से लिखा है। अब इन दोनों में देखिए ये दोनों कौन सा सही बता रही हैं, होता है या नहीं होता है, या यस या नो में उत्तर देना होगा आपको। अभी इसको समझिएगा ध्यान से। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ मान लो ये सारी क्या हो गई, ये सब प्राकृतिक संख्या ही दी हुई है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभिक बिंदु है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? ये पूर्ण संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं में शामिल कर सकते हैं? तो बोलेंगे ओबियसली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो 1 से प्रारंभ है, ये 0 से प्रारंभ है, मतलब 0 से लेना देना अभी नहीं है मेरा। 1 2 3 4 बाकी सारी संख्याएं तो मिल ही रही, पूरा एकदम कॉमन है, ये 0 को छोड़कर बाकी सब कॉमन ही है। तो क्या हो जाएगा, ये बात सही है, हाँ ऐसा है, ऐसा है। क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप बोलेंगे कि जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब पूछा जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आइए इस पे भी फोकस करते हैं हम कि सभी पूर्ण संख्याएं, 0 से प्रारंभिक बिंदु हमारा 0 है, 0 से प्रारंभ होगा और उसके बाद ऐसे अनंत संख्याएं रहेंगी। तो क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्या में शामिल कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 से लेकर बाकी अनंत संख्याओं तक जाएंगे तो कॉमन है इसमें भी प्राकृतिक संख्या में। लेकिन क्या ये 0 जो हमारा यहाँ 0 है, ये कॉमन है? नहीं, 0 कॉमन नहीं है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसको, अगर ये 0 कॉमन नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये बात को आप ध्यान देंगे और इसका आंसर लिखेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा और ये सही है आपका। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए इस पे चर्चा कर दिए। अब उसके बाद आते हैं कि परिमेय संख्याओं पे आते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या सबसे पहले आप जान लीजिए। परिमेय संख्या पे आने से पहले हम आपको बताते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर।
रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्या में हम पाते हैं कि इसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल किया जाता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल किया जाता है। जैसे अब आप देखिए, परिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत, और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इनरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पे आते हैं। आप लोगों ने परिभाषाओं में पढ़ चुका होगा कि परिमेय संख्याएं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, P बटे Q के रूप में लिख सकें, इसका शर्त बस एक ही होता है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। यानी इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन न रखिएगा, ये P बटे Q ही बोला जाएगा, P अपॉन Q बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप ऐसे इसको भी कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। इस ऊपर वाली संख्या को न्यूमेरेटर बोलते हैं, न्यूमेरेटर यानी अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या जो है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर। ऊपर वाली संख्या हमारा अंश होता है, नीचे वाली संख्या हर होता है। अब इसमें शर्त क्या है परिमेय संख्या का कि क्यों क्या है, हर हमारा क्या है, क्यों है। क्यों वाली संख्या जो है उसके बराबर 0 ना हो। देखिए, क्यों नॉट इज इक्वल टू बराबर करके उसको अगर काट दिया जाता है तो उसको बराबर नहीं बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नॉट इज इक्वल टू बोलते हैं, बराबर नहीं क्या, 0। मतलब ये हर आपका 0 ना हो तो इसके सिवाय सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत रखी जाएंगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब जैसे परिमेय संख्या के उदाहरण में हम समझ सकते हैं, परिमेय संख्या का उदाहरण आपसे पूछा जाए तो लिखेंगे 4/5, 6/7, 8/9, या फिर ऐसे आप पूछ सकते हो कि अच्छा ये बताइए कि क्या 5 परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्या है, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 5/1 आप लिख सकते हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अच्छा ये बताइए कि 0 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं। 0 हमने पढ़ा हर 0 होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे अगर 0 केवल लिखा जाए तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे 1 हमेशा रहता है, ऑलरेडी 1 रहता ही है। आप किसी भी संख्या को लेते हैं उसके बटे में आप कुछ लिखे या ना लिखे, उसके बटे 1 रहता ही है, तो ये क्या होगा, 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं पूछ लूँ अच्छा बताइए पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। ऐसे पाई का निशान हम दर्शा देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या में आएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अगर ये बोल दिया परिमेय संख्या के लिए तो ये गलत होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि पाई जो दिया रहता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। अब अच्छा चलिए ठीक है, पाई को परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन क्या 22/7 परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये अंश हर के रूप में लिखी गई संख्या है, संख्यात्मक होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जो भी हमारा भिन्न होगा वो संख्यात्मक होगा। अगर अक्षर प्रतीक से कोई दर्शाया गया है तो उसको हम क्या परिमेय संख्या के अंदर नहीं रखेंगे। तो इसलिए 22/7 को परिमेय संख्या के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसको नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। पाई को हम इसमें निरूपित नहीं करेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अब उसके बाद अपरिमेय संख्या के अंतर्गत वे सारी संख्याएं आती हैं जिसका पूर्णतः मान
भिन्न के रूप में न ज्ञात हो सके, तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या के रूप में आएंगी। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को लेकर आप में बहुत सारी ये दुविधा रहती है कि परिमेय संख्या को आप ऐसे भी एक बात और एक टॉपिक पे और हम ध्यान दे देते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा क्या बताइए 7, जैसे हमने बताया अपरिमेय संख्या के वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं जिसके बटे 0 हो जाए, यानी ये 0 अगर हो जाएगा तो परिमेय संख्या के रूप नहीं होगा। लेकिन अगर इसका मान अगर कहीं पूछ ले एग्जाम में, क्या किसी संख्या के बटे, जैसे मैंने संख्या क्या लिया 7 लिया, 7 के बटे अगर 0 कर देते हैं, 7 के बटे क्या कर दें 0, तो उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 7 के बटे 0, यानी जो हर वाली संख्या होती है उससे अंश वाली संख्या में भाग देना कहलाएगा इसको। नीचे वाली संख्या से हम अंश वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे तो इसका अर्थ ये हुआ। तो 0 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको बहुत सारे जो कि साथी हैं वो गलत कर देते हैं, वो 0 लिख देते हैं, लेकिन 0 नहीं होता, इसका मान क्या होगा, अनंत होगा। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि उसका मान निश्चित तौर पे ज्ञात नहीं हो सकता, बहुत बड़ी मान हो जाएगी, इसलिए अनंत हो जाता है। इस बात पे भी आप ध्यान देंगे। और प्यारे मित्रों, अब अगला वीडियो हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उम्मीद है मुझे। और इसी के साथ हम बोलेंगे कि आप वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया, अगर जैसा आपको वीडियो लगा उसका आप प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपको यदि इसमें कोई त्रुटि दिखे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हम इसमें सुधार करेंगे। और आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा। प्रिय साथियों, हम आपको फिर से मोटिवेट करने के लिए एक और मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं कि न मेहनत न संघर्ष क्या खाक मज़ा है जीने में, न मेहनत न संघर्ष क्या खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े चट्टान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।